सवाल ये कि सेक्युलर देश में मजहबी बैंकिंग क्यों। तारिक फतेह हमारे साथ हैं, जफर सरेशवाला हमारे साथ हैं, जफर इस्लाम हैं बीजेपी से हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली खान है कांग्रेस से हमारे साथ हैं। जफर सरेशवाला, जो बातें तारिक फतेह ने कही हैं उनको सुनने के बाद मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं, आपके पास क्या तर्क है? क्या आवाज फिर से बोलिए? जी, मेरा सवाल कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जो बातें तारिक फतेह ने कही हैं उनको सुनने के बाद आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरी बात दूसरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये इस्लामिक बैंकिंग से कोई मुसलमानों का भला होगा या नहीं होगा। ये एक हकीकत, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे पहली इस्लामिक बैंकिंग विंडो जो है अमेरिकन ने स्टार्ट की थी, सिटी बैंक ने। आज भी है, उसका नाम है सिटी इस्लामिक। उसके बाद HSBC बैंक ने शुरू की, उसका नाम है अल अमाना। उसके बाद ABN AMRO ने की थी। तो ये सारा सब कुछ वेस्टर्न बैंक्स ने शुरू किया था। वो एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और वो उससे कोई मुसलमान या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं तारिक फतेह साहब की बात से बिल्कुल एग्री होता हूं कि ये इस्लामिक मुल्कों में बिल्कुल नहीं है, ये इस्लामी मुल्कों में बिल्कुल नहीं है, ये ज्यादा वेस्ट में है जी, और उन जगहों पर है कि जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है। लेकिन वहां भी मुसलमान कोई उसके मेजॉरिटी बेनिफिशियरी नहीं है या उनके ग्राहक नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक पैरेलल सिस्टम है बैंकिंग का, दुनिया में चल रहा है तो चल सकता है। लेकिन बात आपकी जो हिंदुस्तान के मामले में हुई थी, तो वो तो मैंने पहले कहा, जो जफर इस्लाम ने कहा था कि इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारा इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको परमिट ही नहीं करता। तो और RBI हर जमाने में, हर दौर में ऐसे देती रहती है मशवरे सरकारों को। लेकिन ये एक एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है कि भाई इस तरह का एक सिस्टम दुनिया में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, वहां कौन से मुसलमान हैं, तो बहुत सारे मुल्कों में यह सिस्टम चल रहा है। अब वो कितना है, इसलिए कि तारिक फतेह साहब की बहुत सारी बातें सही हैं कि खास तौर से लाइबोर की जो बात की उन्होंने, बिल्कुल मुझे पता है कि मैंने न्यूयॉर्क में देखा है कि जो HSBC इस्लामिक मॉर्टगेज है वो नॉर्मल मॉर्टगेज से 1% ज्यादा है। तो बल्कि मैंने HSBC वालों को पूछा भी कि यार ये इस्लामिक लेने का ये प्रीमियम है, क्या ये प्रीमियम है, हर जगह पर आपको इस्लामिक बनने का प्रीमियम क्यों अदा करना पड़ता है? तो ये चीज है और इसका सवाल लोगों को देना चाहिए, इन लोगों को। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को ऑन द कॉन्ट्ररी इस्लामिक होने का प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है और ये सारी वेस्ट की बैंक्स चार्ज कर रही हैं इस किस्म की एक्स्ट्रा फीस। लेकिन ये एक एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, हिंदुस्तान में आने का कोई वो नहीं है। ये ठीक है, डिस्कशन पेपर्स आते रहेंगे जफर भाई, और जफर भाई जाता रहेगा। जफर सरेशवाला, आप तो खुद बताया जाता है जद्दा की मदद से जफर भाई मैं एक बात में इस्लामिक बैंकिंग की पहली ब्रांच शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से आप ये भी कह रहे हैं कि जो तारिक फतेह कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। तो आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसका मतलब, और धर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, और बिजनेस अलाउ करता है। मैं इसको रोहित भाई एक बात और बिजनेस के तौर पर देखता हूं। ठीक है, ये मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको एक इकोनॉमिक्स और बिजनेस की हैसियत से ही देखता हूं। ठीक है, तारिक साहब बोलिए। बड़ी मार्केट है और इस मार्केट को हमको भी लेना चाहिए। ठीक है, तारिक साहब बोलिए, उसके बाद मैं दोनों के पास जाऊंगा, कांग्रेस बीजेपी। बोलिए। बिल्कुल जी, देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुरान में ऐसी 4-5 सूरतें हैं, जैसे सूरह बकर है, सूरह निसा में है, जिसमें जिक्र किया गया है खास तौर पे कि रिबा हराम है। रिबे का मतलब यूजरी है इंग्लिश में, नॉट इंटरेस्ट। यूजरी इस पे है कि वो शख्स जिसके पास पैसे हैं वो किसी गरीब को पैसा उधार देते हुए उसको ना लूटे। यहां इन्होंने उल्टा सिस्टम कर दिया वेस्टर्न बैंकर्स ने, जिसके अंदर सऊदी पैसा बहुत ज्यादा है, मलेशिया के थ्रू भी है, कि जो शख्स पैसा देता है उसके पैसे बन रहे हैं कि आप डिपॉजिटर से कहते हैं आप अपना 1 लाख रुपया दें, वो मुसलमान नेक नियति से कहता है कि मैं इस पे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो बैंक का तो भला हो गया ना। अब जो वो मॉर्गेज मांगता है तो उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी ये टोटली जिस चीज को आप कहें अन इस्लामिक बैंकिंग है, उसको कुछ वेस्टर्न बैंक्स, इस्लामिक शरिया और कुछ सऊदी बैंक्स मिलके कर रहे हैं। लेकिन जो जफर सुरेशवाला ने बात की है एथिकल बैंकिंग की, वहां मैं इनका पूरा साथ देता हूं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का इन्वेस्टमेंट अगर है किसी प्रोजेक्ट में, तो बैंक कहता है कि हम आपको
10 करोड़ देते हैं आपके 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में, और 10% हमारा इसमें स्टेक है। अगर नुकसान हुआ तो 10% नुकसान, फायदा हुआ तो 10%। दैट इज अ वायबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसका इस्लामिक बैंकिंग से ताल्लुक नहीं है। मजहब को यूज करके लोगों के डिपॉजिट पे 0 इंटरेस्ट दे रहे हैं और मॉर्गेज पे ले रहे हैं। सर 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 लेकिन एक चीज़ है ना कि हम इस्लामिक बैंकिंग के प्रपोजल पे बहस कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब, और इस देश में कैथोलिक सीरियन बैंक ऑलरेडी काम कर रहे हैं बम्बई में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या ये एक रास्ता नहीं हो सकता कि धर्म के नाम पर ही सही जो लोग बैंकिंग सिस्टम से कटे हुए हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि जाने अनजाने इस बात का हिस्सा बन जाते हैं कि काले धन का जो पूरा रैकेट है उसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए कि वो नकद में डील करते हैं, केवल बैंकिंग पे भरोसा नहीं है उनको जोड़ा जा सकता है इस रास्ते से, कम से कम वो कैशलेस इकोनॉमी का पार्ट हो सकते हैं। फिर देखिए रोहित जी, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। आप अभी बहुत देर से जो तारिक फ़तेह साहब और या जफ़र सरेशवाला भाई जो कह रहे थे, 2 चीज़ें। देखिए, ये इस्लामिक बैंकिंग जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो वेस्ट में आया, उसकी एक ही वाहिद रीज़न है, सिंगल जो उसका रीज़न है वो ये था कि ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह के सऊदी से और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो पैसा आएगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक कैपिटल इनफ्लो आया उनके देश में और एक बिजनेस की तरह देखा। इसको इस्लामिक बैंक उन्होंने नाम दिया इसलिए कि वहाँ से पैसा आएगा। हमारे देश में उस तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं है और ना हम इस तरह की चीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन देश में रहने वाले जो लोग हैं और उनकी सुविधाओं के लिए अगर हमारे एग्जिस्टिंग गाइडलाइन के हिसाब से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा प्रोडक्ट आए, जैसे तारिक साहब भी बोल रहे थे और या जफ़र भाई भी बोल रहे थे, जिसमें वो एड्रेस भी हो जाए उनका कंसर्न और हमें कोई संशोधन भी ना करना पड़े, इसलिए कि हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारा कानून, हमारा एग्जिस्टिंग गाइडलाइन देता है, तो ऐसी चीज़ की जा सकती है। लेकिन इसके लिए इस्लामिक बैंकिंग का नाम देना बिल्कुल गलत होगा। वो तो एग्जिस्टिंग बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से होगा, इंस्ट्रूमेंट भी जो होगा आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। लेकिन सिर्फ यह है कि उनके जो इस्लामिक समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय के जो कंसर्न है उसको भी वो एड्रेस करता हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो वो बिल्कुल इसको इशू करना चाहिए और उससे जो इंक्लूसिव बैंकिंग का जो अप्रोच है वो भी हमारा मीट हो जाता है। तो सर इसको धर्म का चश्मा क्यों पहनाना? फिर सीधे सीधे कहिए ना कि आपके नफे की बात कर रहे हैं, आपके फायदे की बात कर रहे हैं, आपकी बेहतरी की बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार से खारिज कर रहा हूं इस बात को, इसको बिल्कुल बार बार खारिज कर रहा हूं कि इस्लामिक बैंकिंग हमारा कोई प्रपोजल नहीं है। मैं सरे से खारिज करता हूं, बीजेपी या सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं कि इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए देश में। ठीक है, ऐसा होता तो अब तक बिल इसकी पेशकश पार्लियामेंट में शुरू हो जाती है, ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट तो मैं ऐसा कहता हूं रोहित जी कि आरबीआई जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है बहुत सारा चीज सजेस्ट करना गवर्नमेंट को। जब आप देखिए अगर इस तरह तो जो इस्लामिक बैंकिंग है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंकिंग है वर्ल्ड में। आप अगर कन्वेंशनल बैंकिंग देखें और इस्लामिक बैंकिंग देखें तो अपॉर्चुनिटीज वाइज इस्लामिक बैंकिंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या आप उसके खिलाफ हैं। पहले तो आप ये तय कर लीजिए। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम आप एक अली खान की बात सुन लें एक बार पूरी। ये कह रहा हूं अली खान साहब की एक बार पूरी बात सुनते हैं। आरबीआई का काम है कि नहीं, एक मिनट आरबीआई का काम है कि वो जब ग्लोबल इकोनॉमी को स्कैन करती है तो उसमें हर चीजों को उसको सरकार को पेशकश करना उसका काम है, उसका दायित्व है, वो करती है। सरकार का दायित्व है कि क्या करना है, वो सरकार का काम है। तो मैं सरकार की तरफ से ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसे वक्तन फवक्तन आते रहते हैं, ऐसा आपका कोई प्रपोजल नहीं है। उनके ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के स्कैन ओके सर, अली खान अपनी बात रखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि उचित नहीं है ये बोलना। अली खान बोलिए। जी रोहित जी, मैं सिर्फ मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में एक कहावत होती है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, परिस्थितियाँ और संदर्भ। आप रोहित जी, आप और मैं सब समझ चुके हैं ये जो जिस मासूमियत से ये सुझाव पेश किया जा रहा है और जिस वजह से पेश किया जा रहा है, आप और मैं जानते हैं किस वजह से पेश किया जा रहा है। और मैं साफ साफ कह दूं, ये जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। जफ़र भाई जानते हैं कि उनकी सरकार जो है इस मामले में फेल करी और लोगों में बड़ा गुस्सा है, बड़ी नाराज़गी है अवाम में, और इन लोगों को महसूस होना शुरू हो गई। तो जैसे आपने देखा है पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा दीनी मुद्दा उठा दिया जाता है। जफ़र भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कोई संशोधन नहीं होगा। जफर भाई मुझे बोलने दीजिए, मैंने इंटरफेयर नहीं किया था जब आप बोल रहे थे।
देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये सुझाव आया है मगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। दूसरी बात, मैं थोड़ी सिद्धांतिक बात करना चाहता हूँ। देखिए और मुझसे ज़्यादा दीनी इल्म हमारे बाकी पैनलिस्ट रखते हैं, मगर मैं एक सिद्धांतिक बात करना चाहता हूँ। इस्लाम में 4 स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होते हैं, हनफी, शाफी, हम्बली और मलिकी। और सब, जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है, ये है कि ये सब अलग अलग तरीके से सूद या यूसरी के टॉपिक से डील करते हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है इस्लामिक बैंकिंग लाने का, तो ये विषय तो डिस्कस करना पड़ेगा पहले, कौन से स्कूल का इंटरप्रिटेशन यानी कि क्रियान्वयन लागू होगा। तो ये इतना आसान मुद्दा नहीं है। जफर साहब, जाते आते जैसे डिबेट खत्म हो रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई, जब आ ही नहीं रहा है तो आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आने वाला है, जो इकोनॉमी में कंट्रैक्शन आने वाला है, जब जो इकोनॉमिक कंट्रैक्शन होने वाला है, आप उस पे ध्यान दीजिए। अली खान, नो वन इज मिसलीडिंग जफर साहब। अली खान, जफर साहब, हम लोग नहीं है सवाल रिपोर्ट आपसे छाप भी के कह रहे हैं कि भैया अली खान, मेरा एक सवाल आपसे भी है। आप आपस में डाइग्रेस कर रहे हैं। देखिए, आपस में इस तरीके से इंटरवीन करते हैं, फिर लोगों को समझने मुश्किल हो जाती है कौन क्या बोल रहा है। एक चीज सुनिए आपका सवाल। अली खान, मेरा सवाल यह है कि जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसने कहा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है जो केवल इसलिए बैंकिंग से वंचित है क्योंकि उसका फेथ उसको अलाउ नहीं करता। अगर बैंकिंग कुल मिला के मकसद है, अगर मकसद यह है कि जो पैसा घर में पड़ा हुआ है उसको बैंक में लाया जाए, वो पैसा देश की बेहतरी के लिए कहीं इस्तेमाल हो सकता हो, कुछ और लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता हो जिनकी जेब में पैसा नहीं है, तो उसको धर्म के चश्मे से क्यों देखना? उसको फिर यह क्यों कहना कि धार्मिक आधार पर बंटवारा कर रहे हैं, अलग अलग लाइन लगा रहे हैं, मुसलमान की अलग, हिंदू की अलग? नहीं रोहित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी। और मैं आपसे एक बात बोलूंगा रोहित जी, मैं जहां यहाँ तक, कुछ कहना और चाहता ये हूं। मुझे याद है वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने इसमें काफी स्टडी की थी जब वो माइनॉरिटी अफेयर्स कमीशन के चेयरमैन थे। देखिए, जो प्रतिशत मुसलमान होंगे जो इस वजह से बब्बर साहब ने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी देश को बांट रहे हैं, आपने सुना नहीं शायद अभी, मुझे उनका बयान चला थोड़ी देर बहुत ही पहले। कम होंगे। बिल्कुल सही कहा राज बब्बर साहब ने। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, अब कह रहे हैं राज बब्बर साहब ने सही कहा। लोगों को बांटने, नहीं, राज बब्बर साहब यही सही कह रहे हैं कि ये लोग बंटवारे के तौर पे ये कर रहे हैं। रोहित जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो इस्लामिक बैंकिंग का जो सुझाव है, ये इतना आसान नहीं है जितना जफर भाई यहाँ पे बता रहे हैं, जितना बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जिस उद्देश्य से ला रहे हैं रोहित जी, ये पता नहीं क्यों मासूम सर, वो तो कह रहे हैं ला ही नहीं रहे, किस वजह से ला, उन्होंने तो मना कर दिया कि ला ही नहीं रहे, वो तो आप ही के स्टैंड को आगे बढ़ा रहे हैं। जफर सरेशवाला बोलिए। हैरानगी की बात तो ये है रोहित जी, हैरानगी की बात तो ये है कि एक तरफ बोले नहीं ला रहे, एक तरफ उसकी तारीफें कर रहे हैं। ये तो सवाल मैं भी पूछ रहा हूं सर, बोलिए जफर सरेशवाला, बोलिए। जफर सरेशवाला, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप इंटरवीन करना चाह रहे थे। देखिए, हाँ, देखिए, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो सच्चर कमेटी की या जो बात की, तो ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका जो है वो बैंक से ही दूर है। आपको पता है कि जनधन से पहले क्या था, 23 करोड़ अकाउंट खुले, आज भी 53% हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो इस्लामिक बैंकिंग तो बहुत दूर की बात है। पहले तो जो बेसिक बैंकिंग जो है उसी में तो लाएं हम लोगों को, कम से कम उसमें तो अकाउंट खुलवाएं उनके। और मैं भी यही चाहता हूं कि जो बेसिक अभी जो स्ट्रक्चर है हमारा आरबीआई का और लॉ का, उस स्ट्रक्चर के अंदर ट्वीक करके कुछ प्रोडक्ट को प्लस माइनस करके हम उनको ला सकते हैं, वो लाना चाहिए, ना कि इस्लामिक नाम देकर या इस्लामिक बैंक देकर या उसकी विंडो बनाकर। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी के अंदर हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें ना कानून को कोई छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा सा ट्वीक करके हम लोगों को लाएं। लेकिन उससे पहले बैंक में तो लाएं लोगों को। अभी तो बहुत बड़ा तबका बैंक अकाउंट ही नहीं है उनका, तो आप उनको कैसे लोन देंगे? और वैसे भी देखिए कि जो तारिक फतेह साहब ने जो यूजरी की बात की थी, जो हम अगर इन्हें संविधान जो एक ऐसी सेक्युलर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो ले ही सकते हैं। जो सरकार सब्सिडी देती है, जो सरकार प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग करती है जिसके अंदर सब्सिडाइज होता है इंटरेस्ट रेट, जो रूट सिटी जो बैंकों के अंदर है कि जो छोटे बिछड़े हुए लोगों को लाती है, तो कम से कम अभी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में इतना अवेलेबल है कि हमें इस्लामिक बैंकिंग या शरिया बैंकिंग की तो अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो एग्जिस्टिंग जो अवेलेबिलिटी है उसी में लोगों को लाने की जरूरत है और हमें यहां से इकदाम करने की जरूरत है। तारिक फतेह, लास्ट कमेंट आपसे चाह रहा हूं मैं, क्या आपको लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल है बात जो हो रही है
क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि हमने सारे पहलू देखने के बाद, पूरा विचार करने के बाद ये प्रस्ताव बना के भेजा है, ऐसे ही हवा में नहीं भेज दिया। मुझे जिस बात का खौफ है वो ये है कि आरबीआई के अंदर कुछ ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस है जिनका जमात इस्लामी या मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक हो, जिस तरह ये ब्रिटेन के अंदर हुआ और कनाडा में हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स में कोशिश की गई। मुझे इस बात का कि आम मुसलमान बदनाम हो जाता है और वो ऊपर की जो सऊदी कनेक्टेड लिंक्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते मॉनेटरी डिसीजन। एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास दुकान है, हम कैश इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वहां सूद है, वो सच नहीं बोल रहे। क्योंकि आप किसी बैंक में जाके कह सकते हैं कि मैं अपना इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता। नंबर 2, कैश बैंक में डालेंगे तो इनकम टैक्स में पे करना पड़ेगा। तो इतनी मासूम नहीं है कुछ लोग कि कहें कि साहब हम कैश इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि इस्लाम में अलाउड नहीं है। अरे भाई, इनकम टैक्स पे करो, वो तो इस्लाम में अलाउड है। कुछ तो साथ मिलके बढ़ो, ये सेपरेट नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं और ये मैं बार बार कहता हूं, मुसलमानों ने यहीं रहना है, इसी लिबरल रिपब्लिक के हम शहरी होंगे और नॉर्मल बैंकिंग को लेके आए, जैसे सुरेश वाला साहब कह रहे थे। हम सबको चाहिए कि मजहब की आड़ लेके कुछ घपला ना करें, क्योंकि इसमें मजहब बदनाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए, और उम्मीद करते हैं हम हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली होगी कि आखिर इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, भारत की सरकार क्या इस पर सोच रही है, अगर हाँ तो किस हद तक, और अगर नहीं तो क्यों नहीं सोच रही है, और क्या आगे सोचेगी। उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे जितने भी आज के पैनलिस्ट थे उन्होंने जो बातें रखी वो काफ़ी मददगार साबित होंगी फैसला लेने की दिशा में।